Hello students, today's topic is infrared spectroscopy। आज हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। जब मॉलिक्यूल आईआर रीजन की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं तो उसे हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। सभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वे आईआर रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं। जब मॉलिक्यूल आईआर रीजन की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं तो उनमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होते हैं। मॉलिक्यूल में होने वाले मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के आधार पर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। तो इस प्रकार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने का एक सिंपल, मोस्ट रैपिड और मोस्ट रिलायबल मेथड है। आईआर स्पेक्ट्रम में प्राप्त सिग्नल को या हम कहें कि अब्जॉर्प्शन की पोजीशन को वेव नंबर न्यू बार से हम प्रदर्शित करते हैं। नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ वेव्स की संख्या को हम वेव नंबर कहते हैं। अब देखिए, वेव नंबर और एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। वेव नंबर का मान जितना ज़्यादा होगा रेडिएशन की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब हम बात करेंगे कि रीजंस ऑफ आईआर रेडिएशंस की। तो इंफ्रारेड रीजंस of electromagnetic radiations is divided in 3 parts. First is near IR जो कि 0.8 से 2.5 माइक्रोन, या इसको हम सेंटीमीटर इनवर्स में लिखेंगे तो 12,500 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स है। सेकेंड इज द मिडल आईआर रीजन जो 2.5 से 15 माइक्रोन या 4000 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड थर्ड इज द फार आईआर 15 टू 200 माइक्रोन या 667 से 50 सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए, ये वेवलेंथ की वैल्यूज है। यहाँ वेवलेंथ को हमने माइक्रोन्स में लिखा है तथा वेव नंबर नीचे आप देख रहे हैं, ये वेव नंबर है जिसको हमने लिखा है सेंटीमीटर इनवर्स में। तो इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए आईआर रीजन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है 2.5 से 15 माइक्रोन वाला। ये देख रहे हैं आप, ये जो मिडल आईआर रीजन है वो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतर कार्बनिक कंपाउंड्स इसी क्षेत्र में अब्जॉर्प्शन या अवशोषण करते हैं। और आईआर स्पेक्ट्रम में मिडिल आईआर रीजन में ही
मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस को डिटेक्ट किया जाता है। अब हम बात करेंगे जो अभी हमने देखा कि वेवलेंथ और वेव नंबर में क्या रिलेशन होता है। ये दोनों ही यूनिट्स रिप्रेजेंट करती हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस को। वेव नंबर इक्वल टू हम लिखते हैं 1 वेवलेंथ इन सेंटीमीटर्स में। अभी हमने देखा कि हमने लिखा 2.5 माइक्रोन, ये वैल्यू थी लैम्बडा की। अब अगर हमें इस माइक्रोन को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर इनवर्स में, तो हम किस प्रकार से करेंगे इसे हम देखेंगे। देखिए म्यू रिप्रेजेंट्स माइक्रोन और 1 म्यू की वैल्यू होती 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो यहां पर आप देखिए कि वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू होता है 1/λ। ये लैम्बडा की वैल्यू है। हमने माइक्रोन को कन्वर्ट किया है किसमें, सेंटीमीटर में। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी किसमें, सेंटीमीटर में। और जब हमें लैम्बडा की वैल्यू प्राप्त हो गई तो चूंकि हम जानते हैं न्यू बार इक्वल टू 1/λ होता है, तो ये हम मान यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। इस प्रकार से हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 4000 सेंटीमीटर इनवर्स में। तो देखिए 2.5 माइक्रोन किसके इक्वल हो गया, ये 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के इक्वल। तो इस प्रकार से हम यूनिट को कन्वर्ट कर पाएंगे। कब, जब हमें ये रिलेशन पता हो। इसी प्रकार से अगर हमें 15 माइक्रोन को कन्वर्ट करना है तो 15 माइक्रोन किसके इक्वल आ जाएगा, 667 सेंटीमीटर इनवर्स की। तो जो ऑर्डिनरी आईआर रीजन होता है जहां पर कि अधिकतम अवशोषण होता है, उसका जो रीजन होता है वो क्या होता है, 15 माइक्रोन से लगा करके 2.5 माइक्रोन से लगा करके 15 माइक्रोन, और अगर हम या फिर हम कह सकते हैं कि 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लगा करके 6067 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम बात करेंगे कि किसी भी यौगिक का जो आईआर स्पेक्ट्रा होता है वो किस किस की मध्य में हम प्लॉट करके प्राप्त करते हैं। किसी भी यौगिक का आईआर स्पेक्ट्रा वेव नंबर और परसेंट ट्रांसमिटेंस के बीच में खींचा गया आलेख होता है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है और वेव नंबर है। इन दोनों के बीच में जो हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें ये आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस स्पेक्ट्रम में आप देखिए कि ये जो एब्जॉर्प्शन बैंड आपको प्राप्त हो रहा है उसमें ये जो डिप प्राप्त हो रही है इसको हम कहते हैं पीक, या फिर हम इसे बैंड भी कहते हैं, या इसको जनरली हम पीक्स बोलते हैं, पीक। तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर में हम ये आलेख खींचते हैं। अब देखिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज 100% एब्जॉर्प्शन और अगर वेव नंबर के बीच में आलेख खींचते तो ये मैक्सिमा प्राप्त होता है। तो इसका बिल्कुल विपरीत अगर हम 100% ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के बीच में अगर हम आलेख खींचते हैं तो बिल्कुल इसका अपोजिट प्राप्त होता है, जिसमें हमें पीक्स प्राप्त होती हैं। तो मोस्टली आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्लॉटेड एज परसेंटेज ट्रांसमिटेंस अगेंस्ट वेव नंबर। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ
IR spectroscopy. Each molecule contains electronic, vibrational and rotational energy levels. ये आप जानते हैं, हमने जब स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट की थी तब भी हमने ये चीज़ समझी थी कि प्रत्येक मॉलिक्यूल में 3 प्रकार के एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, ये देख रहे हैं यहाँ पर आप, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, देन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स एंड देन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. Each electronic energy level is associated with sets of vibrational levels having less energy separation, and each vibrational level associated with set of rotational having less energy separation. प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के सेट से मिलकर के बना है. इसी प्रकार प्रत्येक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जो है वो रोटेशनल एनर्जी लेवल के सेट से मिलकर के बना है. अगर हम एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज ग्रेटर देन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल एंड इज ग्रेटर देन रोटेशनल एनर्जी लेवल. देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये E0 है और ये E1 है, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है और ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल E0 और E1 दिखाए गए हैं यहाँ पर. ये पूरे हम देखेंगे यहाँ पर. दिस इज कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में आप ये देख रहे हैं सारे, ये V0, V1, V2 जो भी है, ये V0, दिस इज V1 एंड V2 सो ऑन. तो ये जो डार्क ब्लैक कलर की लाइंस दिखाई दे रही हैं ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं. तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के सेट से मिलकर बना हुआ है. अब किन्हीं भी 2 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को ले लीजिए आप, इनके बीच में जो ये फाइन लाइंस दिखाई दे रही हैं वो हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. तो इस प्रकार से एनर्जी का ऑर्डर भी इसी प्रकार होता है कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल इज ग्रेटर देन वाइब्रेशनल देन रोटेशनल. अब जब कोई मॉलिक्यूल रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करता है तो वह इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी को गेन करता है. लेकिन जब मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक लेवल में होता है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. उसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी में ट्रांजिशन के लिए और सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है रोटेशनल एनर्जी में ट्रांजिशन के लिए. कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी से क्वांटा या फोटोन के रूप में अब्जॉर्ब करता है. फोटोन या क्वांटा की एनर्जी को हम E = h न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और आप जानते हो न्यू = होगा c/λ और 1/λ को हम लिखते हैं न्यू बार, यानी ये हो गया वेव नंबर. तो h यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है और λ है वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो इस प्रकार से मॉलिक्यूल में गेन इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी ऑफ absorption of radiations. अब यहाँ आप देखिए कि एक्चुअली हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीजन होगा वो 15 to 200 और उसके साथ ही 2.5 to 15 और उससे कम 0.8 to 15. तो ये पूरा का पूरा IR रीजन है. लेकिन इस रीजन में भी फिर से अलग अलग सब डिवीजन किया था हमने
तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब्स लेस एनर्जी, रोटेशनल ट्रांजिशंस टेक्स प्लेस। अभी हमने देखा कि रोटेशनल लेवल जो होते हैं वो सबसे कम एनर्जी डिफरेंस पर पाए जाते हैं। इसीलिए जब मॉलिक्यूल सबसे कम एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा तो रोटेशनल ट्रांजिशंस होंगे, और ऐसी स्थिति में हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, और वो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा 15 से लगा करके 200 माइक्रोन पर। मीन्स ये हो गया हमारा फार IR रीजन। इसी चीज को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लॉन्गर वेवलेंथ मीन्स लेस एनर्जी, लेस एनर्जी मीन्स ये IR के बाद वाला जो रीजन होगा वो फार IR रीजन होगा, और यहाँ इस रीजन में मॉलिक्यूलर रोटेशंस होते हैं, इसीलिए इसको हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स अब्जॉर्ब्स स्टिल हायर एनर्जी, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस टेक्स प्लेस। द स्पेक्ट्रम observed is called vibrational spectrum obtained in the near IR region, that is 2.5 to 15 माइक्रोन। ये वाला देखिए यहाँ पर कि जो मिडिल वाला है रीजन, जो कि जिसको हम मान के चल रहे हैं कि 2.5 से 15 माइक्रोन वाला जो रीजन है, वहाँ पर चूंकि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होगा ये मॉलिक्यूल का, और उसकी वजह से जो ट्रांजिशंस होंगे तो उन ट्रांजिशन से हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और इसी को हम कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। बट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस टेक प्लेस एट हायर एनर्जीज। देख रहे हैं हम शॉर्टर वेवलेंथ पर है तो हायर एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में जब हम IR रेडिएशंस की बात करते हैं तो IR रेडिएशंस के द्वारा किसी प्रकार का कोई अवशोषण नहीं होता है, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार से हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि किस प्रकार से हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो हम बात करेंगे नॉन रिजिड बॉन्ड्स की, और इसको हम कंपेयर करेंगे बॉल और स्प्रिंग के मॉडल से कि द मूवमेंट ऑफ एटम्स एंड द केमिकल बॉन्ड्स लाइक स्प्रिंग्स एंड स्प्रिंग एंड बॉल्स, यानी इसी को हम बोलेंगे वाइब्रेशन। जैसे हम बॉल को हम स्ट्रेच करते हैं या फिर उसको कंप्रेस करते हैं, तो इस प्रकार से जो उसको हम इमेजिन करेंगे एक नॉन रिजिड बॉन्ड की तरह, और जो बॉल्स जो होंगी वो होंगी एटम्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो नॉन रिजिड बॉन्ड में स्ट्रेचिंग और बेंडिंग होती है। अलग अलग टाइप के नॉन रिजिड बॉन्ड के लिए स्ट्रेचिंग और बेंडिंग भी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी अलग अलग होगी। तो किसी भी सैंपल के अधिकतर मॉलिक्यूल लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल, यानी हम मानेंगे V इक्वल टू 0, दैट इज द ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो अधिकतर मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, जो लेवल कौन सा है जहां पर कि V का मान 0 है। IR रेडिएशन के अब्जॉर्प्शन से मॉलिक्यूल एक्साइट होकर लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल से फर्स्ट नेक्स्ट हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, जिसको हम V इक्वल टू 1 कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसमें वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस प्रकार एक्साइटेशन के कारण बॉन्ड की वाइब्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती,
जब वो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसकी जो वाइब्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है वो बदलती नहीं है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। The characteristic frequency of vibration of the bond remain the same in the excited state but amplitude increases. किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेचिंग को हम स्प्रिंग की सहायता से समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, माने कि ये स्प्रिंग है, इसको आप देखिए, ये वाले देखिए आप, माने कि ये बीच में एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को हम अगर बार बार स्ट्रेच करते हैं तो पर्टिकुलर टाइम से स्प्रिंग को हम कितनी बार स्ट्रेच करते हैं वो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसको हम जितनी बार स्ट्रेच करेंगे पर्टिकुलर टाइम में वो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। एम्पलीट्यूड का मतलब स्प्रिंग को खींचने पर जो लेंथ बढ़ती है। देखिए यहाँ पर ये स्प्रिंग, इसको हमने सपोज खींचा, तो खींचने के बाद जो इसकी लंबाई बढ़ती है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो ये हमने बात की कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि पर्टिकुलर टाइम में स्प्रिंग को हम कितनी बार खींचते हैं वो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, और एम्पलीट्यूड क्या है कि स्प्रिंग को खींचने पर उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन होता है वो उसकी लंबाई है। अब अगर हम स्प्रिंग को 1 सेकेंड में एक बार खींचेंगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 पर सेकेंड। लेकिन स्प्रिंग को यदि हम और ज़्यादा खींचते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो नहीं रहती, वही रहती है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड बदल जाता है, क्योंकि लंबाई कम या ज़्यादा पे डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये जो फिनोमिना है बॉल और स्प्रिंग वाली, इसी को जब हम किसी मॉलिक्यूल पर अप्लाई करेंगे तो जब मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन हो जाता है उस स्थिति में मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी तो वही बनी रहती है, लेकिन एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जब मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए मॉलिक्यूल का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जब नॉन रिजिड बॉन्ड में ऑसिलेशन होता है तो उस केस में एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और इस कारण मॉलिक्यूल में एक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। ये डाइपोल मोमेंट उस IR रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसके कारण एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, दिस डाइपोल मोमेंट इंटरेक्ट विथ IR रेडिएशन एंड कॉज द अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। या हम कह सकते हैं कि IR रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन होता है। अब इस पूरे प्रोसेस में only a specific frequency of IR radiation get absorbed, जिसको हमने कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी बोला है, और इसी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी पाई जाती है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अब्जॉर्ब्स कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज ऑफ IR रेडिएशन, और इसी वजह से दे गिव द कैरेक्टरिस्टिक पीक वैल्यूज। तो उसी पीक के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, और उसी के आधार पर हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कंप्लीट स्टडी किया है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन को और उसके प्रिंसिपल के बारे में।
इसकी आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।